दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे देश में फिर से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ ही दिनों के अंतराल में हमने देखा कि किस तरीके से पहले महाराष्ट्र और अब हरियाणा के अंदर मॉब लिंचिंग की दो घटनाएं घटी। ये दोनों घटनाओं ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर धुल एक्सप्रेस में बीफ ले जाने के शक में एक बुजुर्ग यात्री जिनका नाम अशरफ अली सैयद हुसैन जिनकी उम्र 72 साल, सफर के दौरान CSMT एक्सप्रेस ट्रेन में जो सहयात्री थे, जो लोग उनके साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने शक की बुनियाद पर न सिर्फ उनके साथ बुरा सलूक किया बल्कि उनके साथ मारपीट की, गंभीर रूप से उनको जख्मी किया, घायल किया, उनका मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, हर तरह से उन्हें यातनाएं दी। इस घटना के बाद एक नई घटना, एक बड़ा हादसा, नया हादसा हरियाणा में हुआ है। और हरियाणा में एक प्रवासी मजदूर जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भी गोमांस के नाम पर, शक की बुनियाद पर भीड़ की शक्ल में, भीड़ द्वारा, ये वो भीड़ है जो प्री प्लान्ड होते हैं, उनके द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया और उनकी फाइनली हत्या कर दी गई। ये दोनों ऐसे मामले हैं जिस पर हम आपसे बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ सवालात हैं जो मैं अपने कौम के पॉलिटिशियन से, जो मैं अपने कौम के उलमाए कराम से, जो मैं कौम के जिम्मेदारान से पूछना चाहूंगा कि जब बात हमारे कौम की आती है, हमारे मजहब की आती है, हमारे पवित्र कुरान की आती है या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, ऐसे मामलों में निश्चित रूप से तमाम तर मुसलमान एकजहती दिखाते हैं, एकता दिखाते हैं और एकजहती दिखाते हुए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जब मॉब लिंचिंग होती है तब हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो कहीं न कहीं मूक दर्शक बने बैठे होते हैं। हालांकि गाहे बगाहे कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आती है, लेकिन मुश्तरका तौर पर, यानी एकजुट होकर जिस तरह से इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होता, जो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। इंसानियत को बचाना बहुत जरूरी है और इंसानियत को बचाने के लिए हर मजहब के हर शख्स को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन जब अपनी ही कौम के लोग ऐसे मामलों में दुबक जाते हैं अपने घरों में, तो भला दूसरे लोग आपकी मदद के लिए क्यों आएंगे? और ये पहली बार नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं। अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं सिर्फ मोदी सरकार में घट रही हैं, तो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। 2002 से हमारे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है कि इन दिनों घटनाएं बढ़ी हो, हालांकि पिछले 5-7 साल से ऐसी घटनाएं सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये दो घटनाएं घटी हैं, ये काफी दर्दनाक है, काफी तकलीफदेह है और इसमें हम सबों को फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि मामला एक का नहीं है, मामला पूरी कौम का है, पूरी मिल्लत का है, इंसानियत का है, देश का है, देश के नागरिकों का है। तो बड़े ही दुख के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रहा है कि ये घटनाएं लगातार घट रही हैं और हमारे लोग जो है साहब वो मूक दर्शक बने बैठे हैं। एक आध ही पॉलिटिशियंस हैं जो बात करते हैं, अदरवाइज सबके सब खामोश रहते हैं। अब जो हरियाणा की घटना है, क्या है हरियाणा की घटना, मैं ये पूरी घटना आपको बताऊंगा। मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस घटना को आप भी सुने, आप भी जानें, आप भी समझें। मैं आपको बताता चलूं कि ईटीवी भारत की खबर है और ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक दादरी जिले के बाढ़रा कस्बे में 27 अगस्त को कथित रूप से गौमांस पकाने के शक को लेकर हुए विवाद के बाद झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी युवक की पीट-पीट हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पुलिस रिमांड पर
रिमांड जो है सोमवार को समाप्त हो गई है। पुलिस ने पांचों आरोपियों को रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी जेल भेज दिया है। यानी चरखी दादरी जहां यह घटना घटी, प्रवासी मजदूर के साथ जो मामला हुआ, इस मामले में पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया और न्यायिक हिरासत में न्यायालय में पेश किया गया, फिर वहां से न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। मगर मेरा सवाल है कि इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं और इस तरह की घटनाओं में जो साहब मारे जाते हैं, भाई जिसकी जिंदगी चली गई उसको दोबारा लेकर तो नहीं आ सकते ना आप। हमारे देश में लगातार जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं, मॉब लिंचिंग क्या मतलब हुआ इसका? मॉब बोलते हैं भीड़ को, एक साथ मिलकर किसी एक शख्स पर अटैक करना, उस पर प्रहार करना, उसको मारना, दैट इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। और ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और बड़े ही अफसोस की बात यह है कि जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनकी सीनाजोरी देखिए। उनकी सीनाजोरी ये होती है कि वो घटना भी घटती है, क्राइम भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और उसको अपलोड भी करते हैं। चोरी ऊपर से सीनाजोरी। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर उसको दुनिया को दिखाते हैं, समझने वाली बात है कि उनके पीछे कौन लोग हैं जिनके बल पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल, तो मैं आपको बता रहा था, ये जो चरखी दादरी वाली जो घटना उस पर बता रहा था, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि दादरी जिले के बाडरा कस्बे में 27 अगस्त को कथित रूप से गौमांस पकाने के शक को लेकर हुए विवाद के बाद झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पुलिस रिमांड सोमवार को पूरी हो गई। पुलिस ने पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक एम्बुलेंस, एक बाइक और 5 डंडे बरामद किए। ये कितने, मतलब इट्स अ वेरी शॉकिंग ना, कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके पास से एक एम्बुलेंस बरामद किया गया है, डंडे बरामद किए गए हैं, बाइक बरामद की गई है। भाई बाइक और डंडा समझ में आता है, एम्बुलेंस का क्या मतलब है? आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं और किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मैं बता रहा था आपको ईटीवी भारत की खबर के हवाले से कि जिसके बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक एम्बुलेंस, एक बाइक और 5 डंडे बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में और 6 अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस मामले को लेकर के जो पुलिस अधीक्षक हैं पूजा वशिष्ठ, उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। बता दें कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के गांव बासंती निवासी सुजाउद्दीन सरदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसमें कोलकाता निवासी साबिर मलिक की हत्या का आरोप कई लोगों पर लगाया गया था। बढ़ाड़ा थाना पुलिस ने 4 नामजद और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर दी थी। दोस्तों, गंभीर मामले में चर्चा हो रही है। मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इस लाइव को गंभीरता से लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं उसको आप जरूर सुनिएगा। भाई अजान हो रही है, माजरत चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं।
तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का बने रहने के लिए, इंतजार करने के लिए। अजान का वक्त था, अजान हो रही थी हमारे पास के मस्जिद में, तो और मुनासिब नहीं था कि अजान के वक्त में दूसरी बात कही जाए, क्योंकि अल्लाह की बात से बड़ी बात और किसी की नहीं हो सकती है। बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि हरियाणा में किस तरीके से एक प्रवासी मजदूर जो बंगाल से जिनकी वाबस्तगी है उनके साथ मॉब लिंचिंग की गई, और कलकत्ता के रहने वाले बेसिकली सुजाउद्दीन साहब, उनकी मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 28 अगस्त को 2 नाबालिगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया था और 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम सुनिए, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन आरोपियों के नाम सुनिए। आरोपी अभिषेक उर्फ शाका, बताइए नाम कितना खतरनाक है, शाका। अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया। बताइए, नाम जैसे हैं वैसे इनका निकनेम भी है, टाइटल भी है। अब जब टाइटल ही शाका और कालिया हो तो इनकी गतिविधि कैसी होगी, मानसिकता कैसी होगी, परवरिश कैसी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और किस तबके के लोग होंगे ये। उसके बाद कमलजीत और साहिल उर्फ पप्पी से कमलजीत को छोड़कर अन्य 4 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। वहीं पुलिस ने 31 अगस्त को एक और आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया था। सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपियों को न्यायिक हिरासत न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से एम्बुलेंस, एक बाइक, 5 डंडे बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि मृतक साबिर मलिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई जगह चोट लगने की पुष्टि हुई है। बाढ़रा थाना प्रभारी तेजपाल सोनी ने बताया कि मामले में रिमांड पर चल रहे 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल केस की जांच चल रही है। केस की जांच चल रही है। रिमांड पर लेने के बाद न्यायिक हिरासत के साथ जेल भेज दिया गया है। यानी शक की बुनियाद पर भीड़ की शक्ल में आए गुंडे एक प्रवासी मजदूर की जान ले लेते हैं, जान चली जाती है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। फिर जिस शख्स की जान जाती है उनके रिश्तेदार बारह कोशिश करते हैं। सुजाउद्दीन साहब हैं जिनकी शिकायत पर साबिर मलिक की हत्या का जब शिकायत की जाती है तो मालूम चलता है कि उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, उनको गौमांस के झूठे आरोप में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब बताइए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जब पुलिस ने रिमांड पे लिया तो उनके पास से एम्बुलेंस निकला, उनके पास बाइक मिली, डंडे मिले। अब एम्बुलेंस लेके वो चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वो कितने खुराफाती लोग हैं कि साहब करने जा रहे हैं क्राइम और साथ में लेके चल रहे हैं एम्बुलेंस ताकि किसी को शक ना हो। ये बड़े अफसोस की बात है। एक घटना ये है। दूसरी घटना है भाई, जो बुजुर्ग के साथ जो मामला पेश आया, आप सबों ने देखा। एक मिनट लाइन पर ही है। महाराष्ट्र की घटना जो मैंने शुरुआत में ही आपसे कही, और धुले एक्सप्रेस में बीफ ले जाने के शक में एक बुजुर्ग यात्री जिनकी उम्र थी 72 वर्ष, नाम था उनका अशरफ अली सैयद हुसैन, ने अपनी बेटी से मिलने के लिए जलगांव से कल्याण जाने के लिए ये ट्रेन पकड़ी थी। और ट्रेन में उनके पास उनके खान पान का जांच पड़ताल किया गया और बीफ की बुनियाद पर, गौमांस की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर उनको बुरी तरह से पीटा गया। हालांकि अशरफ अली साहब का एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान बची है, मैं जिंदा हूं। आप सब लोग जो हमको लेकर परेशान हैं, परेशान ना हो, और आप लोग जो है माहौल बनाए रखें, मतलब शांति का माहौल बनाए रखें। यहां पर 2 बातें मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने इस लाइव को खत्म करूंगा और 1-2 दोस्त जिनके सवालात हैं उनके सवाल का जवाब भी दूंगा। साल 2002 से हमारे देश के अंदर मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी है। उसके बाद 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो कुछ घटनाओं में इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप
रिपोर्ट्स निकाल लेंगे, बावजूद उसके मुसलमानों को अकल नहीं आई है। जी हां, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात सच है और कड़वी बात है। मुसलमान आज भी मसलक की बुनियाद पर मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, नफरत की दीवारें खड़ी किए जा रहे हैं। आप पर प्रहार करने वाला व्यक्ति नहीं देखता कि आप बरेलवी हैं कि देवबंदी हैं, वो देखता है कि ये मुसलमान है। और यहां मुसलमानों में बरेलियों और देवबंदियों में इतनी नफरत है कि अगर एक बरेलवी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लेगा तो उसका जो है निकाह खत्म हो जाएगा और वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसी फीलिंग के साथ हम जी रहे हैं। मारने वाला नहीं देखता है, आप पर हमला करने वाला व्यक्ति नहीं देखता है कि वो देवबंदी था या बरेलवी था। अब साबिर अली साहब जो कलकत्ता के हैं, जो इंतकाल किए हैं, आज मैं एक दर्द के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे थोड़ी मालूम है कि वो बेचारा क्या है। वो अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं। भाई वो तो मुसलमान है। मारने वाला सिर्फ ये देखता है कि मुसलमान है। और आप जो है मसलकों में जहां बटे पड़े हैं। और दूसरी बात, हमारे उलमाओं की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे उलमाओं की हम बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। बावजूद उनके बहुत इज्जत के साथ, एहतराम के साथ हम अदबन उनसे ये कहना चाहेंगे कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं बड़े लेवल पर, बड़े उलमा जो है चुप्पी साधे बैठते हैं। क्यों नहीं इस पर एहतजाज होता है? क्यों नहीं इस मामले में भी जो है साहब, जो बड़ी तंजीमें हैं वो लोग प्रोटेस्ट करें, राष्ट्रपति से मिलें, सुप्रीम कोर्ट जाएं। अब जिस साबिर अली की हत्या कर दी गई है, ठीक है, अब सुजाउद्दीन साहब ने केस किया, जांच बैठी, वो जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अब कुछ दिन के बाद निकल आएंगे बाहर, वो जमानत पे बाहर निकल आएंगे। लेकिन जिस इंसान की जान चली गई है उसकी जिंदगी को कौन लौटाएगा? उनके बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके माँ बाप हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़े अफसोस की बात है। और दूसरी बात, लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसके बावजूद अगर आप मुसलमान सफर कर रहे हैं ट्रेन में, अरे भाई क्या जरूरत है गोश्त ले आने की? 2 दिन गोश्त खाए बगैर नहीं रह सकते हैं क्या? आज मुल्क के हालात जिस तरीके से हैं, बीफ की बुनियाद पर आप निशाने में आ रहे हैं, टारगेट में आ रहे हैं। आप सफर कर रहे हैं साहब, सफर में अकेले जा रहे हैं। ठीक है, आप बीफ लेकर नहीं जा रहे हैं, आपके पास मांस मिलेगा, उन्हें तो बहाना चाहिए बस। उन्हें भी पता है कि मुसलमान बीफ जिन इलाकों में नहीं कोशिश करते हैं आदमी, मुसलमान कभी कोशिश नहीं करता है कि हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें, लेकिन उन्हें तो मौका चाहिए ना। तो हम अपने तरफ से क्यों ऐसा मौका दे किसी को? भाई हम भी ट्रेन में सफर करते हैं, हमसे ज्यादा सफर तो आप नहीं करते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं लेके आते। अगर हम एहतियात कर लेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा भाई? लगातार बीफ के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, सामने वाला मौका तलाश कर रहा है। हिकमत अमली तो यही है ना कि हम अपनी तरफ से गलती का मौका ना दें। बहरहाल यही सारी बातें करनी थी। नकी अहमद साहब, वालेकुम सलाम। एमडी रियाज साहब, एक्शन इज इंसानियत को शर्मसार करने वाला, वालेकुम सलाम। निहाल सर, इस बात को एक मिनट सर, इस बात को समझ कोई पार्टी मुसलमानों पर जबान नहीं। हाँ, ये भाई साहब का है कि सद्दाम साहब लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई पार्टी। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया वो काबिल तारीफ है। और राहुल गांधी से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि भीड़ की शक्ल में आते हैं ये लोग और निहत्ते को मारकर चले जाते हैं। ये मर्दानगी थोड़ा ही है, ये तो बुज़दिली है। और इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से विपक्ष के नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी ने कहा कि ये कायरतापूर्ण घटनाएं है और इसको भाजपा बढ़ावा दे रही है, भाजपा के शय में ये सब हो रहा है। जाहिर है हरियाणा में भाजपा की सरकार है। तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश के अंदर अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान निशाने पर हैं, टारगेट किए जा रहे हैं, हम इसकी
पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं पर तमाम तर जो लीडर हैं उनको मुखर होकर बात करनी पड़ेगी, मुखर होकर बोलना पड़ेगा। और लीडरों के साथ साथ हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो उलमा कराम हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं, उनको इस मामले में आना चाहिए। भाई सबसे पहले तो हमारी सेफ्टी, हमारी जिंदगी ही नहीं रहेगी, जान ही नहीं बचेगा, तो बाकी सब चीज फिर क्या कहां रहेगी बताइए जरा मुझे। बहरहाल